क्या हाल है भाई आप सबके। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। BPSCT 133 जून 2024 का एग्ज़ाम। ठीक है भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पिछले 5 साल के सॉल्यूशन देखने हैं। उसके साथ ही साथ अभी आपके जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स आएंगे तो इसी चैनल पे आपको प्रॉपर इग्नू का पूरा प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा जहाँ पे आपके पूरे चैप्टर्स को समझाया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यार हम PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इससे पहले अभी ना 2023 का मैं कल अपलोड कर दूंगा, 24 का मैं अपलोड कर चुका हूं दिसंबर का पेपर। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। चलो भाई, आज हम फिलहाल पढ़ रहे हैं जून 2024 का पेपर, जो कि हमारे एग्जाम में 50 मार्क्स का आएगा और जिसकी टाइम रहेगा हमारे एग्जाम में 2 घंटे। ठीक है, 20 तारीख का एग्जाम है, अच्छे से ट्राई करते हैं। सारी चीजें विजिबल हैं भाई, चेक कर ले एक बार। ओके चलो भाई, अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो टॉपिक है ना यार, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का बड़ा खेला है। अगर आपको फॉर्मुलेज याद है ना तो आप ये बहुत इजीली पेपर अपना क्रैक कर लोगे। ठीक है, चलो v दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, आपको एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में। तो समझते हैं ध्यान से कैसे करना है। देखो भाई, सबसे पहले मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। हमें ये वैल्यू दी हुई थी तो हम क्या करेंगे, हम इसकी आई मतलब एक्स वाई और जेड वेक्टर की फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो वो वैल्यूज कुछ ही आ रही होगी। इस पूरे के सम को मैं डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का जैसे dv बाई डी एक्स, डी वी डी वाई, डी वी बाई डी जेड, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास dv अपॉन डी एक्स ये आ रहा होगा, dv अपॉन डी वाई ये नंबर आ रहा है और dv अपॉन डी जेड ये आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो मेरे पास डेल्टा वी कुछ इस प्रकार ये आ रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, कौन कौन से, 2 पाई और -1। तो यहां पर x की जगह मैं डालूंगा 2, y की जगह मैं डालूंगा पाई और x की जगह मैं z की जगह मैं क्या डालने वाला हूं, -1। ये तो यही जाएगा और z की जगह क्या डालूंगा, -1। जब मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ ये वाला आंसर आ रहा होगा, 5i - 2k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका इन तीनों का स्क्वायर कर दो तो ये आ रहा है √3। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ रहा होगा भाई, यूनिट वेक्टर कुछ इस प्रकार ये आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का यूज करके हमें अपना आंसर अब आगे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देखो यहां पे दिखाया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। जो भी चीज नहीं है उसको आप जीरो मान लोगे। जैसे आपके पास यहाँ पे के नहीं है तो के वाली वैल्यू को आप क्या मान लोगे, सॉरी जे वाली वैल्यू को आप क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे। तो आप देखोगे आपके पास सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 5/√3 + 2/√3। जब भाई ये दोनों बेस सेम होते तो हम इसको ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं, माइनस होगा तो माइनस कर सकते हैं। तो हमने फिलहाल ऐड कर दिया, 7/√3 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको देखो, आंसर ये भी सही है, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो आंसर कुछ ये आएगा आपका 7√3/3। आई होप कि आपको ये अपना पूरा आंसर समझ आया हो कैसे हमें करना है। ठीक है, ये हमारा था, हमें 5 पार्ट करने, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है भाई। जून और दिसंबर वाले पेपर को थोड़ा सीरियस लेना, 24 वाले एग्जाम्स को, क्योंकि पेपर ना मोस्टली ज़्यादातर इसमें से ज़्यादा बनता है, पिछले में से थोड़ा सा कम बनता है, 23 22 में से कम बनता है, 24 वाले में से ज़्यादा बनता है पेपर। ठीक है, और आपके जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए ना तो मैंने उसमें इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आप ये इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है इस वेक्टर का इस कर्व के अलोंग।
तो चलो इसको समझते हैं भाई। देखो आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, ये आपने लिखा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो वो √3t आएगा। तो आप इससे एक f वेक्टर ये दिया हुआ था आपको, इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो तो आपके पास एक ये वेक्टर साइन आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है भाई, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव करो t के साथ। तो आप देखोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी i + j + k। उसके बाद आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 0 से 2 क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हम 0 से 2 ले रहे हैं। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में जाकर इसका जो आंसर आ रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा कि लास्ट में जाके 0 बन रहा होगा। ठीक है, 0 बनने पे यही हमें समझा रहा है कि लाइन इंटीग्रल क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। क्योंकि जो t है वो अप्रोच कर रहा है 0, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल का कोई कन्वर्स नहीं है, तो कन्वर्स नहीं तो मतलब डाइवर्स है। तो आपको ये प्रूफ करना था, ठीक है, कि बिल्कुल सेम 1 वाले की तरह थोड़ा बहुत। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी, 12th क्लास का टॉपिक है। तो चलो भाई देखो समझ लेते हैं वॉल्यूम चार्ज के लिए। फॉर्मूला हम यहाँ पर भाई ये वाला यूज करने वाले हैं, E r²/k। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ डाली, तो हमारे पास चार्ज आया कुछ इस प्रकार। ठीक है भाई, ये जो 8.9 लिखा है ना, मैं आपको एक चीज समझा दूं, आपने इसी चीज को 12th क्लास में पढ़ा था। k की वैल्यू कितनी पढ़ी थी आपने 12th क्लास में, अगर याद हो तो 9 × 10⁹ तो आप इस पूरे नंबर की जगह ना ये भी लिख सकते हो। तो आपका जो चार्ज है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। एरिया चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। तो इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है। तो भाई वॉल्यूम निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अरे यार, ठीक है। अब हम जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास अप्रोक्स कुछ इस प्रकार आ रहा होगा। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला पुट करो तो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ रही है 4.3 × 10⁻⁸ ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं था। नेट चार्ज ये आ रहा है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये आ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कैसे क्या करना है। अब चलते हैं इसके डी वाले पार्ट पे। तो एक गॉसियन सरफेस है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका रेडियस और हाइट दी हुई है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज हो रखे हैं, मतलब उसके अंदर है। तो आपको एज्यूम करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना चार्ज की वजह से, वो परपेंडिकुलर है गॉसियन सरफेस के, जिसका मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है। अगेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं इसको भी, डी वाले पार्ट को देखो यहाँ पे समझना। सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका आएगा 2πRh। किसका सरफेस एरिया होता है यार, सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो वैल्यू पुट करके आपके पास एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम E और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स मेरे पास कुछ इस प्रकार आ रहा होगा। अब फ्लक्स से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि कितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज है। ये वैल्यू पुट करूंगा, एप्सिलॉन की वैल्यू डालूंगा। भाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻⁻12, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, क्या वैल्यू आ रही होगी इसकी। ये आ रहा है भाई 7.9 × 10⁻⁻8π चार्ज, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, अगेन भाई πr²h लगाएंगे वॉल्यूम के लिए। तो मेरे पास वॉल्यूम आएगा 2.5। अब अगेन मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब सेम क्वेश्चन है, बस वो फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स दे दिया, वहां पे आपको फ्लक्स नहीं दिया था, वहां पे आपको पहले चार्ज निकालना था, फिर वो वॉल्यूम निकाल के उसमें पुट करना था, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस आ गए सेम टॉपिक पे, बस क्वेश्चन अलग है, ठीक है। भाई पोटेंशियल दिया हुआ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
यार याद है चैप्टर नंबर 2 12th क्लास का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। आपको dv दिया हुआ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो देखो मैं समझा देता हूं भाई। ये रहा हमारा E पार्ट, ये सॉरी सरफेस एरिया, भाई ये शायद स्किप हो गया है। ये सी पार्ट ये रहा, सी पार्ट ये रहा, डी पार्ट ये रहा, ई पार्ट। मैं इसको ना अभी पीडीएफ में डाल दो, मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डीवी बाई डी आर, ठीक है। तो आपको डीवी दिया हुआ है, डीवी दिया हुआ है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो भाई ई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी अपॉन में डी आर। अच्छा एक काम और बता दो यार, न्यूमेरिकल्स में ना ये माइनस साइन हम नहीं कंसिडर करते, ये फॉर्मूला होता है हमारा फिलहाल। तो d अपॉन में डी आर कर दूंगा, और भाई v की वैल्यू एक और देख लूँ कितनी है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लूँगा भाई, और इसको मैं डेरिवेट करके इसका आंसर मैं फाइंड कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ डाल दूंगा, लेकिन आपने करना इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से है, ठीक है। ये dv अपॉन dx एक ऐसा बनेगा, एक dv अपॉन dy वाला बनेगा। तो dy वाले में y वाले को इंटीग्रेट करना, और x वाले में x वाले को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर डाल दूंगा भाई, तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। होना इसी प्रकार है, जिसने अभी रिसेंट में 12th करी है आई थिंक वो इस चीज़ को कर लेगा बहुत ईजिली, और जिसने अभी नहीं करी तो उसको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, उससे ये चीज़ होने वाली है। अगला बोलते हैं भाई, दो पैरेलल प्लेट है भैया, इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, मतलब पेपर में आया है। डेरिवेशन है ये देखो, सॉरी डेरिवेशन ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाला, प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये एफ वाला पार्ट यहाँ समझाया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है आपको 10 की पावर -7, एरिया दिया हुआ है तो मीटर में ले लो, तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सिग्मा निकालूंगा चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको सिग्मा को, तो ये मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर -5। अब मैं क्या करूंगा, अब प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू पुट करूंगा सारी, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन ई। तो ई नॉट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ई हमने अभी फाइंड कर लिया, दोनों के लिए पुट करके हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 3.42। कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यार हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपको ना ई एम दे देगा, मतलब परमेबिलिटी मीडियम की दे देगा, और हवा की परमेबिलिटी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। तो एक फॉर्मूला के का यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, क्या होता है, ई एम अपॉन में ई नॉट, ठीक है। और एक चीज़ और लिख देता हूँ, एफ मीडियम किसके बराबर होगा, एफ नॉट अपॉन में के बराबर होगा। ये दो चीज़ें आपके लिए हेल्प देंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, अपने याद कर लेना यार एक बार, ठीक है। जी पार्ट एक टोरॉइड है जिसमें 1000 टर्न्स हैं, तो चलो भाई टोरॉइड वाला फॉर्मूला लगा दो और इसको सॉल्व कर दो। भाई सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो देखो भाई ये यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो हमारा फॉर्मूला ये रहा, NI अपॉन में L। फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट खत्म, ठीक है। सारा खेल फॉर्मूले का था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला पुट करा आपने और इसके वैल्यूज फाइंड कर दी और आपके पास आपका आंसर आ गया। H वाले पार्ट में मैग्नीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि EM वेव्स ट्रेवल कर रही है इतना, डिटरमाइन द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस वेव्स की। तो H वाला पार्ट है हमारा ये रहा। तो B इक्वल्स टू E अपॉन C होता है, C की वैल्यू यार हमें याद रखनी 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास डायरेक्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। H के बाद अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस पे। एक वायरस का लूप का रेडियस दिया है इतना, रेडियस दिया है इतना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पेज के अंदर है और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस करंट की। यार ये सेम क्वेश्चन ना, इसी टाइप का क्वेश्चन दिसंबर 2024 में आ चुका है, ठीक है।
बड़ा सिंपल सा, वहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया था ये, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो जब देखोगे ना, आपको अपने आप ही समझ आएगा किस हिसाब से आपको एलोकेशन करना है। तो यहाँ से वहाँ से आप ये चीज़ कवर कर सकते हो। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरस का रेडियस है आर, इसमें कितना करंट जा रहा है, डेरिवेशन है भाई, ठीक है। तो ये डेरिवेशन दे रखी है पूरी, डेरिवेशन अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है। ये पूरी डेरिवेशन है, आई थिंक अब नहीं हो रहा होगा ब्लर, हाँ। तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन है भाई। एक बार मैं साइड हो जाऊँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, नहीं तो यार स्क्रीनशॉट छोड़ना यार, इस नंबर पे मैसेज कर देना भाई। ये जो नीचे वाला नंबर दिख रहा है ना आपको, ओ ये क्या आ गया, हाँ, इस वाले नंबर पे मैसेज कर देना 79 वाले पे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और भाई कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है इसमें, कभी आप सोच रहे हो कि पैसा लेगा पीडीएफ देने का, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। सी वाला पार्ट है, बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, शो करना है इफेक्टिव करंट इन द ऑर्बिट इतना, अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इतना है, ये है। ओ हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भाई याद रख लेना। सी वाला पार्ट है भाई, फॉर्म लेना बहुत अच्छे से यार, पड़ गया ना। जब भी अपना पेपर हो ना, मैं आपको अभी एक चीज़ समझा रहा हूँ यार, आप कहोगे इग्नू में भी इतना कुछ करना पड़ता है भाई, देख नॉलेज के लिए तो करना पड़ता है, ठीक है। आप एक नोटबुक ले लेना, इसमें फॉर्मूलेज लिख लेना, ताकि जब अभी आपका पेपर है 20 तारीख को, तो आप एक बार रिवीजन के लिए ना उन फॉर्मूलोज को देख सको यार, ठीक है। उससे ना आप, पता है हमें ऐसा लगता है कभी कभी यार कि लिखने से कुछ होता नहीं है, लेकिन लिखने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जब हम पेन उठा के कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है और वो अपने आप चीज़ें कैप्चर करता है। तो उससे ना हमें एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलती है यार। तो इसलिए कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो ना, देखो क्योंकि यार ये एसएसटी तो है नहीं, सिंपल सी बात है, रटने की चीज़ है नहीं। फॉर्मूला रटने का है, समझ आता है भाई, लेकिन कुछ बातें समझने की भी है। सारा खेल मैथ्स का है। इतना सा भी चुन्नू से भी आपकी अगर भाई मिस्टेक होगी ना, खत्म नंबर। ये इग्नू वाले स्टेप मार्किंग नहीं देते। आप कभी अपना पेपर उठा लेना, चेक कर लेना, ठीक। इसलिए ऑनेस्ट रहो, अच्छे से पढ़ो, टाइम है आपके पास, हल्के में मत लो पेपर को, ठीक है। आप बैचलर कर रहे हो सकता है यार ये पढ़ाई आपको आगे कहीं ना कहीं काम आए। तो लोगों के माइंड में मिथ बन जाता है कि ये यार ये तो ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। फिर वो जो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, तो उनकी जो लाइफ होती है ना आगे की, फिर वो ऐसे ही बन जाती है भाई, ठीक है। फिर वही लोग ज्ञान देते हैं यार हमें जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगी ना, तो आपको जॉब भी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होगे। तो चीज़ों को सीरियस लेके करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई पेपर है ऐसी है देख लेंगे, इस चीज़ से रहोगे तो फिर इग्नू ही आपको खुद देख लेगा और आपका रिजल्ट भी आपको अच्छी तरीके से देख लेगा भाई, ठीक है। बात बुरी लग रही होगी लेकिन सच्चाई बात है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब बातें। ऑनेस्ट पढ़ना, मैं बस इतना बोलूँ भाई, ठीक है। अब भ्रम में मत रहना बस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, अरे अरे सीरीज और पैरेलल, हाँ डेरिवेशन 12th क्लास में छुड़वा दी थी आपको टीचर ने, बोलता था पेपर में नहीं आएगी, और ये भाई बैचलर डिग्री में आ गई। कुछ नहीं करना, डेरिवेशन सॉल्व करनी है। सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए 1/C1 + 1/C2 होता है, पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2 होता है। रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है ये कैपेसिटेंस। इतना पता होगा कि जो कैपेसिटेंस होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, इसलिए फॉर्मूलेज भी अपोजिट हो जाते हैं। तो भाई देखो ये रहा डी वाला पार्ट इसका, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखाना यार, आपका नंबर दे देगा आपका एग्जामिनर। इतना भी लीचड नहीं होता है ना, एग्जामिनर के नंबर ही इतने काट ले हमारे और ये भाई पैरेलल वाला है, ठीक है। तो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दोगे ना तो भाई इग्नू वाले नंबर देंगे। ऐसा नहीं होता कि वो बेफालतू में नंबर काटेंगे आपके। आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका एग्जामिनर आपको नंबर देगा, क्योंकि जो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं ना वो भी पढ़े लिखे बैठे हैं भाई, कोई अप्रोच से नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करना है हमने, ई वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, अगेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लग रहा है इग्नू वालों को इससे प्यार है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, इनको समझाओ भाई और भी डेंसिटीज होती हैं भाई, कुछ और दे दे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दे, नहीं भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही दे रहे हैं बार बार। इग्नू वाले लव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
हो ये रहा भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छे से कर लेना। अभी आपने क्या करना है, ये आपका ई वाला, ये वाला पूरा इसी का आंसर है, ठीक है। ये एफ वाला पार्ट है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू वॉल्यूम होता है। ये कौन सा आ गया भाई, अरे 10th क्लास भाई। पोटेंशियल क्या होता है, कितना काम करा, किस चार्ज को लेके गए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वहां से W का फॉर्मूला बना QV, ठीक है। Q भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का लेंगे, 1.6 10 की पावर -16। V की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, डायरेक्ट कर दो। भाई बच्चे वाला क्वेश्चन कसम से। ऐसे हमारे मास्टर्स में आ जाए ना, मजा आ जाए, एकदम टॉप मारते भाई। इस कॉलेज में हमारे मास्टर्स में तो पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। चलो ऐसे सच्ची में बताऊं, इग्नू का जो लेवल है ना, कसम से यार, मतलब ठीक ठाक है। अब ड्यू का लेवल देखोगे ना तो थोड़ा सा है भाई ड्यू का लेवल, ये चीज़ तो भाई मैं मान रहा हूँ यार। इग्नू वाले ना पेपर में डायरेक्ट चीज़ें पूछता है आपसे, फालतू की। आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपने 11th-12th के ये चैप्टर्स पढ़ लिए ना, आपका पेपर सॉल्व है। क्योंकि जो चीज़ आप बैचलर में पढ़ रहे हो, इग्नू वाला उस पर इतना फोकस नहीं मार रहा, ठीक। ज़्यादा चीज़ें 11th-12th की रिपीट हो रही है हमारे पास। तो आप 11th-12th भी पढ़ लोगे ना यूट्यूब से कहीं से, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर तो भाई देखो थ्योरी पूछ नहीं रहा, न्यूमेरिकल आ रहे हैं भाई। फिजिक्स हमें 11th-12th तक डराती थी, इग्नू का पेपर देख के तो यार ऐसा फील होता है कि फिजिक्स नहीं डराती यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो, आंसर। मैथ अच्छे रखना भाई, वरना खेल जाओगे। खेल तुम नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा, फिर तुम रोओगे, ओ ये क्या हो गया हमारे साथ यार। इग्नू वाले फेल कर देते हैं यार। मैं पूरा लिख कर आया था, लेकिन यार मैंने गड़बड़ कर दी भाई। मैं फेल हो गया। ऐसा हो जाता है ना यार कभी कभी। जैसे हम कभी ऐसे ऐसे स्कूल लाइफ में बड़ा सीन सपाटे हो जाते थे ऐसे। अभी अब अपने यहाँ बैठे हैं, अब कोई आगे बोले यार भाई पेपर तो अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं यार कॉलेज वालों ने ना गुस्सा निकाल दिया। फेल कर दिया यार, मेरे को ही फेल करा है बस। बाकी सब यार मैंने आगे वाले में से टेपा था वो पास है। क्योंकि भाई आपने मैथ गलत कर दी थी ना, आगे वाले ने मैथ भी सही करी थी, इसलिए आप फेल हो। चलो भाई, ये तो हंसी मजाक हो गया यार, ठीक है। लाइफ में हंसना भी बड़ी जरूरी है यार, विदाउट हंसी तो बंदा डिप्रेस हो जाता है। चलो ये आपका भाई जी वाला पार्ट है, ठीक है। इसको अच्छे से भैया, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भाई क्रॉस प्रोडक्ट है। मैथ्स में आपने पढ़ा था, फिजिक्स बिना मैथ्स के कुछ है ही नहीं यार। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई, पता है तुम्हें वाली बात, यहाँ तक थी फिजिक्स। इसके बाद तो भैया मैथ ही मैथ है, ठीक है। कर लोगे सॉल्व भाई, ठीक है। चलो भाई एच वाला पार्ट है यार, आपको ना ए बी सी बताने वेक्टर फील्ड में। इज इरेशनल, इरेशनल, ये इरेशनल 10th क्लास में था टॉपिक ना। प्रूफ करो रूट 2 1 में √5 इज इरेशनल। तो यार देखो यहाँ पे समझो, छोड़ो ये फालतू की बातें। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। डेरिवेटिव करना है आपने, सबके अलग अलग निकाल लो डेरिवेटिव। कुछ इस प्रकार आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, फिर आपने उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यूज़ को। तो आपके पास यहाँ से कुछ आंसर्स आ रहे होंगे कि C1 आ रहा है, A1 आ रहा है, B-1 आ रहा है। यही 3 वैल्यूज़ आपको यहाँ निकालनी थी, ठीक है। ऐसा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा 11th-12th में, तो ये इग्नू वाला दे रहा है, यही बैचलर में आपने सीखा है कुछ। भाई एच के बाद ना हम थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना यूनिफॉर्म लाइंग आउटसाइड। भाई डेरिवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन तो यार आपको देखो करनी पड़ेगी, ये पूरी वो डेरिवेशन है जो वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लेना। बायोट-सवार्ट्स लॉ, ओए होए बायोट-सवार्ट्स लॉ, चैप्टर 4 क्लास 12th। यूजिंग फाइंड एक्सप्रेशन कैरिंग करंट और फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज़। देखो आपको कितना अच्छे इग्नू वाले यार आपको वैल्यूज़ देते हैं भाई वो। एम यार तुम उसकी बेइज्जती करते रहते हो इग्नू वालों की।
बेचारे तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं वो देख रहे हो। बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या होता है ये लिखा बायोट-सवार्ट्स लॉ के बारे में भैया 12th क्लास में पढ़ा था, इसलिए चीज़ें वो पढ़ाऊँ यार जिसमें टाइम वेस्ट ना फील हो रहा हो, पेपर हैं तो इसलिए। ठीक है, अगला इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भैया ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सीधा वैल्यू पुट करो, आपके पास आपका आंसर है। ठीक, आई होप कि आपको ये सी के आगे का पार्ट है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये पूरी चीज़ समझ आई हो। भाई बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, पेपर में अच्छे से करके आना, और जून और दिसंबर के पेपर थोड़ा सीरियस से सॉल्व करना, 23 वाला भी कर लेना। ठीक है, 22 तक अगर आप कर लेते हो ना तो आपका पेपर में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है बंदे का कि मैंने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए उस हिसाब से। ठीक है, सो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।